कि मुझे लगभग 3 दिन लग गए थे तमिलनाडु पहुंचने में। वहां पे मैंने डीवी करवाया, फिर 14 फेब 2024 को मैंने एमटीएस का जॉब जो है वो ज्वाइन किया था। 14 फरवरी को अलग लेटर आता है, आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आया तो जब आपने एमटीएस में सिलेक्शन लिया था तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? सर 19 साल। उस समय पता चला मुझे कि प्रेशर क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब मैं हाथ ऐसे मैं चला रहा था उस समय तो बिल्कुल दिल की धड़कन बिना ऐसे टच करे सुनाई दे रही थी। यहाँ तक बिल्कुल आवाज़ आ रही थी कि हाँ कि एक क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन गए तो बस गई मेरी फिर नौकरी। सर एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हाँ। ये सीआईएसएफ में एसआई थे, लेकिन एसआई जैसी आवाज़ नहीं इनकी। नहीं, वही धीरे है। मुझे लग रहा है उल्टा कैरेक्टर बदल चुका है। सीपीओ का प्री और यूपीएससी का प्री, इनमें 10 दिन का गैप था, तो सर यूपीएससी का प्री क्लियर नहीं हुआ, सीपीओ का क्लियर हो गया। कि सीपीओ का जो ट्रेनिंग होता है, क्या आप उसमें गए थे? नहीं सर, मेरा 12 जैन को ज्वाइनिंग थी। मम्मी पापा क्या करते हैं? और पापा ड्राइवर है सर। और मम्मी? मम्मी का किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का, तो उनका 9 साल से डायलिसिस हो रहा है। वही है, अगर प्यार किया तो 1 से करो, 2-3 से करने का फायदा नहीं है ना। जब सीजीएल की तैयारी करो तो मेन फोकस सीजीएल पर। बातें मत करिए, कमेंट बॉक्स में रिश्ता हमें लगेगा आपको। सर घर पर भी आ रहा है। घर पर भी आ रहा है, क्या बात है, बड़े मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं। तो कहीं बात बनी कुछ कुणाल आप सलाह देना चाहें बच्चों? आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एसएससी का फील्ड ऐसा है कि आपको हर मोड पे बताया जाएगा कि आपको 2 साल 3 साल लेके आना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जबरदस्त से पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ में तीन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीजल 2025 में अपनी सफलता का परचम लहराया है। तीनों बच्चे अलग अलग राज्य से आते हैं और यहाँ पर इनकी कहानियां भी बहुत अलग अलग हैं। हमारे साथ में सबसे पहले यहाँ पर प्रिंस, जो कि ऑलरेडी पहले एमटीएस में वर्किंग थे और इस बार ये ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। साथ में यहाँ पर हमारे साथ कुणाल हैं, जिनकी 14 लाख की पैकेज थी, यानी महीने का लगभग 1,10,000 20,000 के करीब में। और यहाँ पर ये जो है एएसओ सीएसएस के पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, प्राइवेट नौकरी को छोड़ करके। साथ में हमारे दाहिने साइड में आप देखेंगे तो सिद्धार्थ हैं। इसके पहले भी आपने इनको हमारे पॉडकास्ट में देखा होगा, उस समय ये सीपीयू में सेलेक्ट हुए थे और अभी उन्होंने जो है कहा था कि सर हम सीजल में भी सिलेक्शन लेकर के आएंगे। और इस बार जो है ये सीजल में एएसओ इन एएफएचक्यू के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। एएफएचक्यू मतलब एयरफोर्स हेडक्वार्टर। तो आज तीनों बच्चों साथ में आ गए, तो हमने कहा चलो तीनों के साथ में एक साथ पॉडकास्ट हो जाता है और बड़ा सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग काफ़ी सारी बातें जो है वो पूछने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। और आप लोगों के लिए भी ये जो वीडियो है ये काफ़ी मोटिवेशनल भी होने वाली है और साथ में गाइडेंस से भी परिपूर्ण होने वाली है। 3 अलग अलग यहाँ पर ऑफिसर्स आपके साथ एक वीडियो में मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, जो आपको बताएंगे कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, जो आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और तमाम चीज़ें आपके साथ में वो शेयर करेंगे। ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी वो बताएंगे और साथ में जो ये जॉब चूज़ किया इन्होंने उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में ही बताएंगे। तो ओवरऑल एक पावर पैक्ड वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो कैसे हैं प्रिंस आप? बढ़िया सर। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को दीजिए, एक बार बताइए बच्चों को। मेरा नाम प्रिंस तिवारी है। मैं प्रयागराज से आता हूँ, जो कि यूपी में पड़ता है, संगम सभी जानते होंगे। और मैं 2022 से एमटीएस के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। 2023 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था और 24 में मैंने ज्वाइन किया था। ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सीजीएल क्रैक हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 मार्क्स से रह गया था मेंस मेरा, जो नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में एएसओ एंड सीएसएस मिला था, और क्योंकि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी अपने प्रयागराज के आसपास, तो मैंने ये भी अटेम्प्ट भरा। तो इस बार मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो जब आपने एमटीएस में सिलेक्शन लिया था तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? सर 19 साल। 19 साल थी। तो 19 साल की उम्र में ही एमटीएस में सिलेक्शन ले लिया था? जी सर। कैसे जलवा किए भाई आप? सर 2022 में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम मतलब टारगेट करना शुरू किया था। अच्छा। और 2022 में ही 2 फॉर्म आए थे उस समय, जीडी का और एमटीएस का। लेकिन मैं ये सोच रहा था इसे मैं दे दूंगा, देखता हूँ क्या होता है। फिर उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चला गया और इसका एग्ज़ाम 2023 में जाके हुआ। तो वो जो 1 साल का मुझे टाइम पीरियड मिला, उसमें मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म किया और फिर ये एग्ज़ाम दे दिया। हालांकि उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी ये जस्ट मैंने फ्लो में दे दिया था। तो जीडी भी मेरा निकला था, लेकिन ऑफ कोर्स ये पापी पेट कुछ नहीं कर सकता। तो फिजिकल में मेरा रह गया था, बाकी एमटीएस में भी मेरा हो गया था लकीली। तो तब से मैं एमटीएस के पोस्ट पे था। अच्छा भाई, ईमानदारी से ये बोले पेप जो है वो पापी है। कई लोग तो ये बोलते नहीं सर जीडी मन नहीं था इसीलिए नहीं गया, बताते नहीं है वहाँ पे जो कमी है वो। ठीक है, तो बेहतर है। तो उस साल आपने ये सोचा कि जब तैयारी हो ही गई है तो खाली बैठने का क्या फ़ायदा। हाँ सर। पेपर देते हैं और उस समय आपने दोनों परीक्षाएं दी, दोनों आप क्वालिफाई कर लिए, फिर उसके बाद में जो है आपने ज्वाइन कर लिया। जी। एमटीएस में रहते रहते आपने जो है वो कैसे तैयारी की आपने सीजल की?
सर एमटीएस सबसे पहले तो इसका डीवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब रहा था। ये 2022 का था एमटीएस, जो कि 24 में ज्वाइनिंग इसका हुआ था, लेकिन इसका जो डीवी था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। और इसके डीवी के लिए मुझे तमिलनाडु जाना था, और उस समय तमिलनाडु में साइक्लोन आया हुआ था। तो प्रयागराज से तमिलनाडु जितनी भी ट्रेन जाती थी सारी कैंसिल हो चुकी थी, एक ट्रेन बस उसमें बची थी, जिसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ कि कहीं जगह नहीं था। सारा का सारा जो गेट था, स्लीपर एसी सब बंद हो गया था। जिसके पास टिकट था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट नहीं खुलेगा ट्रेन का। फिर भी मैं कहीं से एक एसी, फर्स्ट एसी का डब्बा था, वहां पे मैं घुस गया और ये बाथरूम के पास जाके वहीं पे बैठ गया। हालांकि मैं सोचा मैं इसी से पहुंच जाऊंगा, लेकिन सुबह होते होते टीटी ने मुझे कटनी मध्य प्रदेश जंक्शन पे उतार दिया। मैं भी सोचा कि ठीक है, कटनी पर उतारा है, दूसरे बोगी में जाके बैठ जाऊंगा। उतरा, वो भी गेट बंद हो गया और सारे गेट बंद थे। मैं वहीं पर रुक गया। अब मैं बहुत ज़्यादा निराश था, क्योंकि पहली जॉब थी सर गवर्नमेंट, और मेरे परिवार में सभी ड्राइवर हैं। मैं ही एक इकलौता था जो कि सरकारी नौकरी में गया था। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि अब ये नौकरी हाथ से चली गई, क्योंकि तब नहीं पता था कुछ एक्सटेंशन वगैरह कुछ ऐसा भी सीन होता है। तो मैं थोड़ा जुगाड़ लगा के पूरा सर्च वर्च किया कि कैसे पहुंच सकते हैं। 2 दिन बचा था मुझे लास्ट डेट का। तो वहाँ से मैंने 1 घंटे रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि कटनी से इटारसी जाओ और इटारसी से शाम 5 बजे का ट्रेन है, वहाँ पकड़ना है। मुझे सुबह 6 बजे उतारा था। फिर मैं कटनी से इटारसी गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें भी। फिर इटारसी में जैसे ही उतरा टीटी ने मुझे पकड़ लिया, वहाँ भी टीटी, और फिर वहाँ मेरा 500 का चालान कट गया, जो भी कटता है। फिर कैसे भी करके मैं फिर से वो ट्रेन पकड़ा और जनरल बोगी में पूरा तमिलनाडु का सफ़र किया। ऐसे घूमते घूमते पूरा आंध्र प्रदेश घूम के मुझे लगभग 3 दिन लग गए थे तमिलनाडु पहुंचने में। वहाँ पे मैंने डीवी अपना करवाया और फिर वापस आया घर पे। फिर 14 Feb 2024 को मैंने एमटीएस का ये जॉब जो है वो ज्वाइन किया था। बहुत खुशी थे सब। 14 फरवरी को अलग लेटर आता है, आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आया। बहुत बढ़िया। और पूरा 3 मतलब जो है वो घूमने के बाद, 3 दिन घूमने के बाद। हाँ सर, बढ़िया, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हालांकि यूपी बिहार वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मैं भी वहीं से हूँ। सीट ना मिले कहीं बैठो, निकलो, काम करेंगे पहले, काम तो बाद में सफलता में देखेंगे क्या होगा। हाँ। अपने समय में क्या होता था भाई कि जैसे हमको टिकट नहीं मिलता था, तो 2 सीट होती है ना, तो 2 सीट के बीच में गैप होता है, उसी में इंतजार करते रहेंगे रात में लोग कब अपना अपना सीट खोलेंगे। तो जैसे वो अपना अपना सीट खोलें और सोने गए, चादर बिछाओ, सो के चले जाओ, क्योंकि सीटें हैं ट्रेन में 400 और जाने वाले लोग हैं 4000। 2000 अगर ट्रैवल भी करेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे। तो वेटिंग का टिकट लेके जाना पड़ता था। वेटिंग में किसी की सीट पे तुम बैठे हो तो उठा देगा 2 मिनट में तुमको, भाई उठो यहाँ से। एडजस्ट लोग करते नहीं थे वहाँ, और जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ से ट्रेन ही एकमात्र रास्ता थी, बस भी नहीं आती थी, तो क्या करें। तो खैर, जीवन का बड़ा संघर्ष रहा और इस संघर्ष ने भी आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा। और मुझे लगता है कि एमटीएस में रहते रहते आपको बार बार ये प्रेरणा आ रही होगी कि अब इससे निकलना है। हाँ सर, और इसके जब लिए आपने आपको मेहनत पता होता है कि आपका क्षमता इससे ज़्यादा है, हाँ। तब और मेहनत करने का मन होता है। मन होता है। तो एमटीएस मुझे पता था कि ये मेरी आखिरी चॉइस। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है सर। चलिए, पापी पेट का क्या होगा? सर पापी पेट का सर, इसे पाप मुक्त करेंगे। चलिए कुणाल, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आपका पूरा बैकग्राउंड, कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे क्या रहा सब कुछ। सर मैंने बेसिकली बीटेक करी है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, दिल्ली में ही है, पश्चिम बिहार में। तो वहाँ से मैंने बीटेक करी थी। अब जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें आप जनरली अगर देखोगे तो बंदे जो भी होते हैं वो प्राइवेट जॉब में जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब में आपका कोडिंग की जॉब हो गई या आपका कंसल्टिंग फर्म हो गया, जैसे मेरा कंसल्टिंग फर्म था, तो आप इसी जॉब में जाते हो। गवर्नमेंट जॉब का जनरली लोग सोचते भी नहीं है, और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जनरली हाई पैसे बनते हैं कि बहुत साल लग जाते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि लोग यूपीएससी से कंपेयर करते हैं हर चीज़ को। तो उस हिसाब से फिर लोगों का मन भी नहीं करता कि हाँ इतना साल कौन देगा, प्राइवेट में अपना देख लेते हैं। तो मैंने भी प्राइवेट नौकरी करी थी 2023 में। जैसे ही मैं पास आउट हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो गुड़गांव में कंपनी थी और 2 साल मैंने यहाँ पर काम करा। अब 1 साल के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी 5 साल या 10 साल बाद अपना यहाँ तो नहीं देखता। क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा आप ऐसा लगता है कि आपके जीवन से सुकून गायब हो चुका है। आप सुबह काम करने बैठ रहे हो, रात हो जा रही है, आप ना जिम जा पा रहे हो, ना कभी आपको टाइम मिल पा रहा है, अपने घर वालों से आप बात करने का टाइम निकाल पा रहे। तो फिर तब मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, तो कुछ तो देखना पड़ेगा। तब जब मैंने 2024 में सितंबर अक्टूबर के समय थोड़ा देखा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या क्या है क्या नहीं है, यूपीएससी तो मुझे थोड़ा आउट ऑफ रीच लगा कि हाँ इतना तो शायद नहीं हो पाएगा। तो तब मैंने सीजीएल पे देखा था। सीजीएल का सिलेबस देख के, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब देख के तो लगा कि ठीक है, टेक बैकग्राउंड है और हो सकता है, मतलब अगर मेहनत करोगे तो निकाल सकते हो आप।
तो जब मैंने देखा था तो 2-3 महीने रिसर्च करने के बाद तब मैंने जनवरी 2025 से अच्छे से तैयारी करी थी और 6-7 महीने मैं जॉब में लग के ही तैयारी करी। पर फिर जैसे अब प्री आने वाला था तो मुझे एक आइडिया मिल चुका था कि हाँ मुझे आता तो है, पर अगर मैंने ये समय जॉब और आपका ये सीजीएल को दोनों नाव में पैर रखा तो मैं शायद किसी में भी नहीं रह पाऊंगा। सीजीएल भी नहीं निकलेगा और साथ में जॉब में परेशानी हूँ। तो ये सोचा था मैंने कि अब छोड़ते हैं नौकरी और अब फुल्ली फ्लेज्ड होके सीजीएल को देते हैं। तो तब मैंने अगस्त अराउंड अपनी जॉब छोड़ी थी एंड देन फिर मैंने अपना प्री दिया था। प्री तो पता था कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा उसके बाद, लेकिन मेंस की जो जर्नी थी वो थोड़ी वैसी थी, मतलब डामाडोल टाइप की, क्योंकि आपको अब मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए, मतलब क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली थोड़ा ज़्यादा लगाव है। अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो और आप भले आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो बाहर जाके पुणे में या बैंगलोर में और आप अपने घर वालों के साथ नहीं हो तो उस पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाती, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं चाहता था कि दिल्ली में जॉब मिले, तो मेरा स्टार्टिंग से यह था कि ASO ही मिलना चाहिए CSS में। तो उस हिसाब से मेरे को तैयारी करनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें बाधाएं भी आई कि एक डाउट भी होता है कि लोग तो 3-3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, उनको नहीं मिली तुझे कैसे मिल जाएगी, वो वाली चीज़ आती है। पर यही है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखा कि हाँ ठीक है मेहनत कर रहा हूँ मैं, मिल जाएगी, ज़्यादा ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब 18 तरह का पेपर दिया था मैथ्स का, बहुत अच्छा खासा आया था, मतलब देख के पता चल गया था मुझे। और एक लाइन शायद आपसे सुनी थी मैंने कि अगर आपका पेपर आप दे रहे हो और आप देख रहे हो कि मैथ्स का सेक्शन मुश्किल है तो वो हर किसी के लिए मुश्किल है। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो उसका मतलब ये है कि हर किसी के लिए मुश्किल आया पेपर। तो मेरे को कहीं ना कहीं दुख से ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ठीक है पेपर इस बार अच्छे लेवल का आया और मज़ा आएगा करने में। तो वो पेपर जब मैं दे रहा था तो अच्छा खासा मुझे मतलब दिक्कतें भी हुई, कोई क्वेश्चन एक बार बन देते, छोड़ा क्वेश्चन को, रीजनिंग में गया, रीजनिंग क्वेश्चन कर, फिर मैथ्स में आया। अब मैथ्स में भी उस समय पता चला मुझे कि प्रेशर क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब मैं हाथ ऐसे मैं चला रहा था उस समय तो बिल्कुल दिल की धड़कन बिना ऐसे टच करे सुनाई दे रही थी, यहाँ तक बिल्कुल आवाज़ आ रही थी कि हाँ कि एक क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन गए तो बस गई मेरी फिर नौकरी वाली चीज़ है। तो जब आंसर की आई थी जब पहले तो आपका जब पेपर हो जाता है ना सेक्शन 1, आपका सेक्शन 1 अच्छा जाता है तो आपका सेक्शन 2 अपने आप ही अच्छा चल जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा उस पेपर के समय कि सेक्शन 1 मेरा काफी अच्छा गया। तो सेक्शन 2 में जब मैं गया तो एक चिल माइंड के साथ गया, मुझे नहीं पता मेरा कितने मार्क्स आएंगे कितने आएंगे, पर ये था कि मैंने पूरा पेपर करा है और मैंने अच्छा करा है मेरे हिसाब से। तो जब आंसर की आई थी, जैसे मैंने को बताया भी था कि जब मैथ्स में मुझे उम्मीद थी कि 90 और 90 आएंगे और वो आए भी। जब मैंने देखा कि ये सारे क्वेश्चन आई है, एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो मैं उससे मैं चेक कर रहा था कि गलत कैसे हो गया, तो उसका आंसर मैंने देखा था, सभी कह रहे थे कि वो ऑप्शन चेंज हो गई होगा। तो इस चीज़ की खुशी मुझे मतलब प्राउड महसूस होता है मुझे कि मैथ्स में मेरे 90 और 90 मेंस में आए, जो कि लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हमसे 22 क्वेश्चन बने, 24 क्वेश्चन बने और मैंने 30 में 30 बनाए, तो अच्छा लगता है। और उसका क्रेडिट मैं मतलब आपको ही देना चाहूंगा कि आपने बेस से बहुत अच्छा से फाउंडेशन बनाई है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस बेसिक। और मैथ्स में जैसे तैयारी जब आपने शुरू की थी तो उस समय लेवल क्या था और कैसे किया था, और फिर मेंस तक में कैसे कितना टाइम लगा ओवरऑल, कैसे सोर्स क्या था आपका? हाँ मैं बताता हूँ। जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैथ्स में ये नहीं कहूँगा मेरा बेस बहुत वीक था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा और मैथ्स में 12th में मेरे मैथ्स में शायद 95 मार्क्स है, तो मैथ्स मुझे स्टार्टिंग से अच्छा लगता था। पर क्योंकि SSC आपका एक ऐसा फील्ड है जो आपसे ये नहीं मांगता कि आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो और कितने कम टाइम में कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे क्वेश्चन तो बनते थे, पर क्योंकि जैसे मॉक देता था तो मेरे कभी भी टाइम पे क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, ऐसा लगता था कि कुछ रह रहा है। तो वो आपसे मैंने सीखा पूरा कि जैसे कोई भी टॉपिक है, आप समझ लो TSD है, टाइम टू डिस्टेंस है, तो उसमें जैसे डायग्राम आगे कराते थे कि ये कार यहाँ से आई है, ये बस इसके पीछे है तो बस उसके पीछे रह जाएगी, तो ऐसे करके पूरा याद था मुझे। मतलब मेन चीज़ ये था कि आप डायग्राम से जब चीज़ें बनाते हैं ना और एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रह जाती है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन में टैकल होता है पेपर में जो आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप डायग्राम बना के कुछ अपना दिमाग लगा के वो चीज़ कर सकते हो। तो फाउंडेशन बिल्ड करने में काफ़ी मदद होती है, और फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है तो आप फिर आप डरते नहीं हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आप ऐसा होते हो कि ठीक है चल ये भी क्वेश्चन है कर लेंगे, वो वाली चीज़। तो ये था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ी बात आपकी करते हैं सिद्धार्थ जी से, ठीक है? थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। ओ सर, मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है और मेरे को अभी ASO इन AFHQ मिला है। इससे पहले सर मेरे को CPO 24 में CISF मिली थी सर, तब भी आपके पास आया था मैं आपसे मिलने। तो मैंने आपको बताया था कि सर मैं मार्जिन से DPSI मेरी रह गई है और मेरे को दिल्ली में जॉब चाहिए। तो आपने कहा था कि ASO ही एक अच्छा सोर्स है, अगर आप मतलब एक अच्छी जॉब है अगर आपको चाहिए दिल्ली में स्टेबल जॉब। तो सर आपका ही CGL का मेंस का बैच भी था, तब मैं आपको बताता था सर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा, मुन्नी मेथड 4 महीना हमारा। तो सर अब देखते ही देखते सर ASO मिल गया। देखते देखते तो नहीं मिला होगा, मेहनत करते करते मिला होगा। सर मेहनत एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हाँ। ये CISF में SI थे, लेकिन SI जैसी आवाज नहीं इनकी, नहीं, वही धीरे है। मुझे लग रहा है उल्टा कैरेक्टर बदल चुका है। ही वाज SI और यहाँ पर ये जो है ये कैसे की नौकरी थोड़ा SI का ट्रेनिंग एक बार भी नहीं सर ऐसा तो कुछ सीधा डायरेक्ट
सर मैं यूपीएससी की प्रेप कर रहा था। अच्छा। यूपीएससी में 23 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो सर दोनों पेपर एक साथ दिए थे, सीपीओ का भी साथ में था, 10 दिन का गैप था इनका। तो फिर वहाँ गए नहीं आप तो किस में सर? सीपीओ में? नहीं सर, गया था मैं। सीपीओ का प्री और यूपीएससी का प्री, इनमें 10 दिन का गैप था। तो सर यूपीएससी का प्री क्लियर नहीं हुआ, सीपीओ का क्लियर हो गया। फिर सर जब एक चीज क्लियर हुई तो लगा कि चलो अब इसमें एक बार ट्राई करते हैं। फिर सर फिजिकल भी क्लियर हो गया, फिर सर मेंस भी क्लियर हो गया, फिर सर सिलेक्शन हो गया। तो पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ कि सीपीओ का जो ट्रेनिंग होता है, क्या आप उसमें गए थे? नहीं सर, मेरा 12 जैन को ज्वाइनिंग थी। अच्छा। और 18 जैन को सर हमारा सीजीएल मेंस था। मेंस था। तो सर बीच में सर पापा की सर्जरी होनी थी ओपन हार्ट, तो उस चक्कर में मैंने एक्सटेंशन मांगी थी। मेडिकल का एक्सटेंशन ले लिया था आपने उसके आधार पे जी कि पापा का सर्जरी है तो इसके आधार पे मिल जाए, और फिर आपने इधर तब तक इसका पेपर दे दिया था। जी सर। और पेपर देने के बाद में थोड़ी शॉर्टी मिल गई थी जी कि सर। भैया हो जाना है, तो फिर आपने जाना बेहतर नहीं समझा? सर उनका 2 महीने बाद तो रिवर्ट बैक आया कि आपकी एक्सटेंशन कैंसिल हो गई है। अच्छा, 2 महीने के बाद में वो कह रहे हैं? बाद में कह रहे हो। तब तक 2 महीने तक आप रिलैक्स थे कि ठीक है भैया 2 रिप्लाई महीने आएगा बोला तो सर कि देखेंगे। हो गया अपना। तो बढ़िया भाई, ठीक है। लेकिन दरोगा वाली आवाज होनी होनी चाहिए चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अच्छा है, स्वीट आवाज है आपकी। तो तैयारी कैसे की आपने मैथ्स की? सर मैंने अभी सीजीएल में तो सर आपका मेंस का ही बैच लिया था। उससे पहले सर मेरे पास आपका वीओडी बैच था, बट वो बहुत लेंदी लगता था मेरे को, और मेरी हैबिट है नहीं कि सारी प्रैक्टिस करने की। मैं मॉक लगाया करता था, और मॉक में कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया, जैसे मेरे को इंस्टॉलमेंट नहीं आती थी सर, डिजिटल सम का कंसेप्ट ही नहीं पता था, वो भी सर आपसे सीखा था मैंने। तो फिर फार्मूला बुक ने सर मेरी काफ़ी हेल्प की थी। सर लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि फार्मूला बुक सर मेरी सेवियर है मार्क्स की, तो उससे मेरी हेल्प हुई थी सबसे ज़्यादा। तो फिर मैंने सर आपकी यूट्यूब की बैच देखे थे, क्योंकि मेरे को सर थोड़ा कंसाइज ये था, क्योंकि सर आपका जो पेड बैच है और जो फ्री बैच है सर काफ़ी सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में सेम लेवल का पढ़ाते हो, बस पेड में ये है कि पेड में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आप और ज़्यादा इजी वे में समझाते हो। तो सर ये था कि मेरा उसी में काफ़ी और जो मीन्स बैच से पढ़ा था उसमें आपने? सर मेन से अच्छे तो मैंने बताया था कि आपने सर बेसिक अप्रोच से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ा दिए थे, और ऐसा बिल्कुल ग्राफ बताया था सर कि यहाँ से स्टार्ट किया और एकदम से आपने सर ऐसे टच कर दिया, पता भी नहीं चला, बिल्कुल सब बेसिक से हो गया था। असल में मेंस बैच के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत खतरनाक है जी। और वो शुरू ही होता है मॉडरेट लेवल पे, ख़त्म हाई लेवल पे होता है। उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेन बात है वीओडी में अगर हम लोग उसको डालेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो और बढ़ जाएगी जी सर। और ऑलरेडी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और ये फैक्ट है वहाँ पर कि सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं कराई जा सकती हैं, जी सर। वो टाइम लगता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। फॉर्मूला बुक को आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया? क्योंकि गणित में इतने सारे फॉर्मूला हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अपने नोट्स में भी जो है बनाते हैं, कुछ मॉक टेस्ट देते वक्त में कभी कोई नया फॉर्मूला टकरा जाता है, ठीक है। तो पहली बात, क्या आपको ऐसा लगा कि फॉर्मूला बुक के अंदर में सारे फॉर्मूला या कुछ मिसिंग? सर मिसिंग तो मेरे को लगा नहीं। सच्ची बात तो ये है कि मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मैं अपने नोट्स नहीं बनाता। और मेरे को सर आपकी जो फॉर्मूला बुक है वो ऐसा ही लगा कि किसी ने हैंड रिटन नोट्स पकड़ा दिए हो मेरे को, मतलब काफ़ी सारे कुंजी कहते हैं ना सर, वही लगती थी। तो मैं तो सर उसको रिवाइज करके जाया करता था, और काफ़ी मतलब एक टाइम के बाद इतनी हैबिट हो गई थी कि एक एक दिन में पूरा रिवाइज हो जाता था वो आराम से। तो इस तरीके से आप उसको रिवाइज कर लेते थे, मतलब हर एक टॉपिक का, जी सर। और आपको एक एज मिल जाता जी था। सर, एडवांस में सर काफ़ी हेल्प आई है उस चीज़ की भी, क्योंकि एडवांस में सर एडवांस के लिए ज्योमेट्री स्पेशली उसमें सर इतने सारे अलग अलग उसमें आपने वो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। तो सारी चीज़ें उसके अंदर में दी गई हैं। बहुत अच्छा है। तो बात करें अगर हम मैथ्स को लेकर के, तो लगभग आपने बता दिया। एक बिगनर मैथ्स की तैयारी कैसे करे, क्या लगता है आपको? सर मैथ्स की तैयारी अगर आपको सीजीएल स्पेसिफिक करनी है तो पहले तो आप उसका सिलेबस देखो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस आप सबसे बन जाएंगे, लेकिन वो बेसिक मेथड लेट दिस बी एक्स ऐसे करेंगे तो फिर हो गया आपका। आपको देखना है कि कितने कम टाइम में हम किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मेरा क्या था, मैं सीधी बात है, मैं सबसे पहले यूट्यूब देखता हूँ किसी भी टीचर का जैसे हो। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो सबसे पहले सर का आया परसेंटेज का लेक्चर, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसी समय एक प्लेलिस्ट चल रहा था फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट, तो फाउंडेशन बैच मैंने उसे रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया। तो उसे मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। मतलब जो चीज़ मैं लेट इट बी एक्स करके 5-5 मिनट में बस क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, तो वो अब 10-10, 20-20 सेकंड में ऐसे होने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ये ऐसे करते करते 1 महीने हो गए और मैंने CI तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद मुझे वीडियो ही नहीं मिली, तो मेरे अंदर वो तड़प उठने लगी कि मैं अब क्या करूं। फिर पता चला कि अच्छा VOD बैच है, तो VOD बैच उस समय मैंने जनवरी 2022 में आपका परचेज़ किया था।
और उसी से पूरा मैच कंप्लीट किया। तो मेन बात यह है कि आप ये देखो कि आपकी ट्यूनिंग किससे अच्छे से मैच हो रही है। तो मेरी तो आपसे बहुत अच्छे से ट्यूनिंग मैच हो गई थी, मतलब अ डे विदाउट अ वीडियो ऑफ योर्स इज अ डे वेस्टेड, ऐसा था उस समय मेरे लिए। तो ये था सर। इस तरीके से आपने गणित की तैयारी की। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर घंटे का ये था कि जब तक दिन है तब तक पढ़ो, और एक टाइमर में ले लेता था सर। एक वॉच आती थी जो प्रोडक्टिव आवर्स गिनने के लिए होती है, जैसे जब आप पढ़ने बैठो तब उसे ऑन कर दो और दूसरे तरफ मुंह करके रख दो, जब आप उठो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए उसे स्टॉप कर दो। तो प्रोडक्टिव आवर्स मेरे 6 घंटे तक हो जाते थे। मतलब प्रोडक्ट नॉर्मली आपको लगता है ना बैठे कि तो 9 घंटे भी है, लेकिन पढ़ने का जो समय आ वही रहा है बात 6 है। घंटे आ रहा है। बैठा मैं सर 15-15 ऐसा लगता घंटे है कि वो चीज प्रेशर क्रिएट करती है। मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा उसमें तो बहुत इसको कम हो 3 जाता है घंटे सर। निकल के आए थे मेरे। सर उसमें सर 6 घंटे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वही तो क्या हैंडल प्रेशर नहीं लगता एकदम। नहीं सर, तब मैं अपना टारगेट ही कम रखता था ना कि 8-10 घंटे क्यों पढ़ना है, 6 घंटे नहीं हो पा रहे इससे। तो प्रोडक्टिव आवर्स में 6-7 घंटे निकाल लेता था सर, तो हो जाता था उससे। और कहाँ मतलब लाइब्रेरी जाते थे आप या कहाँ से पढ़ाई करते थे? सर स्टार्टिंग 2022 में मैं तैयारी कर रहा था घर से पूरा अपना, लेकिन जब एमटीएस का सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे गया, वहाँ पे भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ मेरी पढ़ाई। फिर वहाँ से मैंने लॉन्ग लीव लिया था। फिर घर पे यहाँ पे दिल्ली में पापा लोग रहते हैं, स्लम्स एरिया में थोड़ा, तो वहाँ पे बहुत शोरगुल रहता था, तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था। तो लाइब्रेरी में जाके मैं सुबह 8 बजे निकलता था, शाम के 8 बजे आता था। तो ऐसे होती थी, रात को पढ़ाई हो नहीं पाती थी क्योंकि एक सिंगल कमरा था छोटा सा और बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी। सुबह पढ़ाई हो नहीं पाती क्योंकि सिंगल कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, तो कैसे पापा पढ़ोगे? क्या करते हैं? और पापा ड्राइवर हैं सर, और मम्मी का किडनी, पापा किस चीज में ड्राइवर में? नॉर्मल प्राइवेट किसी का। अच्छा, प्राइवेट में। और मम्मी? मम्मी का किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का, अच्छा तो उनका 9 साल से डायलिसिस हो रहा है। अच्छा। तो बड़ी परिवार की दयनीय स्थिति जो है, बड़ी दयनीय है, लेकिन उससे आप बाहर निकल के आए और आप कुछ बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे, मम्मी के लिए भी पापा के लिए भी। बड़ी अच्छी सर बात। उन्हीं के लिए तो इतनी जल्दी किया, नहीं तो 20 की उम्र में शायद ना निकल पाता। नहीं जो होता है सर अच्छे के लिए होता बैक ऑफ द माइंड था और हंसते मुस्कुराते मेहनत करते है। हाँ सर, आगे हो बढ़ गया। गए जीवन में। बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये एक बच्चे को रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर रीजनिंग की तैयारी के लिए बेसिकली आपको ना पहले अपना एक मॉक देख के देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, आपको उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक्स या वो अपनाने की जरूरत नहीं, वो आपका बेसिक दिमाग जो आप कहता है वो आप मिरर इमेज में लगा सकते हो। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ पैटर्न्स एनालाइज करने पड़ेंगे, जैसे फर्स्ट का लास्ट बनना, लास्ट का फर्स्ट बनना, दोनों का आपस में मिररिंग हो जाना। तो अलग अलग मतलब अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो आपको वो एक बार यूट्यूब से किससे भी जिसके पास समझ में आता है वो आप जाइए टीचर के पास और देखिए उनकी वीडियोस, उनसे आप समझिए। उसके बाद आप मॉक लगाइए, आप देखिए कि आपके पास जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। और अप्लाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे समय पे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो अगर आप समय पे कर पा रहे हैं तो आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है, फिर आप प्रैक्टिस कर करके आपका वो स्पीड अपने आप भी इंप्रूव होती जाती है। और रीजनिंग में बेसिकली जो दिक्कत जनरली लोगों को आती है वो आती है स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन में। जब क्रिटिकल रीजनिंग जिसे कहते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में सोचना है, कि फर्स्ट वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा, या सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत। तो उसके लिए आपको देखने ही पड़ेंगे, मतलब 2-3 टीचर्स आपको देखने पड़ेंगे, उनकी थिंकिंग जाननी पड़ेगी कि वो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई मतलब मल्टीपल आंसर भी सही हो सकते हैं। होता है ऐसे ने कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो आपकी थिंकिंग उस तरह से डेवलप हो जानी चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही आंसर ही टिक करो। और अगर एम्बिगस होता है फिर तो वो बोनस टू ऑल होता ही होता है। तो ये है बेसिकली रीजनिंग का तैयारी का। चलिए, एक सवाल ये है कि जैसे आपने प्राइवेट नौकरी की है, हाँ जी। आपने वहाँ का एम्बियंस भी देखा है, सब कुछ देखा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा मजबूर किया आपको कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए? और आज जिस नौकरी को आप प्राप्त कर चुके हैं, क्या लगता है आपको भविष्य में आप यहीं तक स्टेबल रहेंगे, इससे आगे जाने की भी कोशिश करेंगे? ठीक है। तो सर क्या होता है कि जब आप प्राइवेट नौकरी में जाते हो ना, तो आजकल ऐसा हो चुका है कि क्लाइंट के लिए आप हमेशा रेडी रहने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हो कि हमारा तो आज वर्किंग आवर खत्म हो चुका है, 6 बज चुके हैं, हम तो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मीटिंग ही 6:30 बजे हो रही होती है, अब क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे ये आज चाहिए, तो उसके हिसाब से आज तो मतलब हमारे रात के 2 बजे तक, तो हमें 2 बजे तो करके देना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ रहती है, तो आपको आप मना नहीं कर सकते। यहाँ पर आप वहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपको ओवर टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो क्लाइंट के हिसाब से चीज़ चलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मन नहीं है या आप चाहते हो कि नहीं आज आपको ब्रेक चाहिए या कुछ चाहिए या मैं आज कर नहीं सकता। बहुत रेयर होता है कि आपको छुट्टियाँ मिल जाए और मिल जाए, तो वहाँ पर ये हो जाता है कि पैसा तो आपको अच्छा खासा होता है पर आपका सुकून नहीं होता। अब आप ये चीज़ आप 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, पर ये अगर आप 20 साल करते हो तो आप अंदर से फिर आप खत्म हो जाओगे।
तो उसका कुछ फायदा नहीं है, आप ना घर वालों को टाइम दे पा रहे हो, अंदर से आप खुश नहीं हो। तो ये चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा था कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊँ। और सरकारी नौकरी में क्योंकि एक सिक्योरिटी है, साथ में आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस है। जैसे एएसओ का जितना मैंने सुना था कि आपका जो भी है 9 to 5 जॉब, या 6 बजे तक या 6:30 बजे तक फ्री हो जाओगे, कुछ नहीं तो आप 8 बजे तक घर आ जाओगे, 8 बजे तक घर आके आराम से फैमिली को टाइम दे सकते हो, आराम से टाइम पे सो सकते हो। तो ये बेसिकली पैसा कम ज़्यादा चल जाता है, पर एट दी एंड इंसान को सुकून चाहिए होता है। तो सुकून जहाँ मिले वही आपको चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दी थी। प्रेफरेंस दिया। हाँ जी। और क्या लगता है अभी जहाँ पर आप हैं वहाँ पे स्टेबल रहेंगे? और बिल्कुल सर, यहाँ पर मतलब यूपीएससी का तो कोई अभी वो नहीं है, प्लान नहीं है। जो मुझे मिल गई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं से खुश हूँ मतलब। और अगर बाद में कभी हुआ यूपीएससी का तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो बहुत सिंपल थॉट है आपकी कि भाई देखो पैसा तो चाहिए, ठीक हाँ है, जी। एक अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए सुकून बहुत मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि आप वो भुक्तभोगी रह चुके हो। आपने देखा है वहां पे कि पीछे आपके साथ में क्या हुआ है। और मुझे लगता है कि बच्चों को भी नौकरी चूज करते वक्त में ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये वर्दी वाला पोस्ट है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत पैसा है तो उसके पीछे भाग गए हैं, लेकिन जब आप करते हो ना तो आपको कुछ सालों के बाद में रियलाइज होता है यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पे अगर हम सही फैसला ले लें, सही टाइम पर ले लें तो बड़ा अच्छा रहता है। आप ये बताइए, आप ऑलरेडी सीपीओ में सेलेक्टेड थे जी सर। और अब आपने सीजीएल में सिलेक्शन लिया है, तो किस नौकरी को आप बेहतर मानते हैं, सीपीओ और सीजीएल? सर नौकरी तो सर दोनों ही बेहतर हैं। तो ऐसे में किसी को सर अपनी प्रेफरेंस होती है, जैसे कि अगर आपको पावर चाहिए, आपको रुतबा चाहिए सर थोड़ा, कि मेरे को यूनिफॉर्म पैट्रियोटिक फीलिंग चाहिए, तो सर यू कैन गो फॉर सीपीओ। बट अगर आपको चाहिए कि एकदम वर्क लाइफ बैलेंस हो, पीसफुल हो, कोई आपको प्रेशर नहीं आ रहा है, ऐसे रात को ड्यूटी नहीं है, अपने घर वालों के साथ आपको फेस्टिवल मनाने हैं, तो यू कैन गो फॉर एएसओ। एएसओ, जी सर। तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एएसओ हमेशा बेस्ट होता है। ये सर आपने कही थी सारी बातें। हमारी वाली बातों को आप दोहरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और मुझे लगता है यहाँ पर कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पहले तो पेशेंस रखना चाहिए सबसे पहले। जैसे आज आप लोगों की वीडियो को देख रहे होंगे वो उनको लगेगा कि यार कितना अच्छा आप सेलेक्ट हो गए, आप हो गए। उनको अपने ऊपर में काफ़ी लोगों को पिटी भी फील हो रहा होगा, स्पेशली वो जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ना अपने ऊपर में पिटी फील करने की ज़रूरत है, ना अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत है। आपका भी वक्त आएगा, आप भी इसी तरीके से अपने लिए सफलता प्राप्त करोगे, जो पद आपने सोचा है आपको वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस, परसिवरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तो बैक टू बैक आपकी नौकरियां लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे इनका एमटीएस के बाद में एक्साइज में लगना, आपका सीपीओ के बाद में अभी सीजीएल में लगना, ठीक है, चूंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट में ही सीजीएल आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसा होता है अक्सर, मेरे साथ भी एक साथ 4-5 नौकरियां हमने भी निकाली है। तो बुरा मत महसूस करिए अपने में, वो जब वक्त आएगा आपका तो जो है वो किस्मत की छड़ी चलेगी, और चलेगी तो एकदम लगातार नौकरियां निकलेंगी। फिर आप चूज़ करेंगे कि कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, नौकरी आपको चूज़ नहीं करेंगे, आप नौकरी को चूज़ करोगे। तो वो पल भी आएगा और इसके लिए मेहनत करते रहिए। और बाकी आप लोगों ने क्लास में बच्चों से मिला भी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा देख करके। और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि आप लोगों ने जो उनको गाइडेंस दी, ठीक है। कुछ गाइडेंस, कुछ टिप, फाइनल कंक्लूजन ऐसा आप बच्चों को देना चाहेंगे तो आप कुछ बच्चों को सजेस्ट करना चाहें? सबसे पहले तो सर कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में, और सेल्फ बिलीव। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप सेल्फ बिलीव भी रखते हैं तो वो चेरी ऑन द केक हो जाता है। कंसिस्टेंसी लोग रख नहीं पाते, लोग आते हैं डेली तैयारी करने, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे होते हैं तैयारी के अलावा, सिलेबस नहीं ख़त्म करते, और मन नहीं होता पढ़ने का तो कुछ और, चलो मूवी देख लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे हो किसी एग्ज़ाम को लेकर तो आप उसी पे फोकस रहो। वही है, अगर प्यार किया तो 1 से करो, 2-3 से करने का फायदा नहीं है ना। जब सीजीएल की तैयारी करो तो मेन फोकस सीजीएल पर। बातें मत करिए, कमेंट बॉक्स में रिश्ता आने लगेगा आपके लिए। सर घर पर भी आ रहा है। घर पर भी आ रहा है, क्या बात है, बड़े मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं। तो कहीं बात बनी कुछ? नहीं सर, अभी तो 21 का ही हूँ, तो अभी तो 21 साल के ही हो, तो फिर तो सारे रिश्ते बड़े बड़े एज के आ रहे होंगे फिर। हाँ सर, मैं अपने डिपार्टमेंट में भी नहीं देख पा रहा इसीलिए। अच्छा, क्योंकि सब मेरे से बड़े हैं, सब सीनियर ही वहाँ, सबको तो दीदी बात भैया करे भी तो बोलता हूँ। किससे करे वहाँ पे? अच्छा, चलिए बढ़िया है। दीदी भैया नहीं बोला जाता है, कलीग जब सारे होते हैं तो ठीक है, वहाँ सर मैडम कह सकते हैं, दोस्त भाई कह सकते हैं, ठीक है। भाई सर वो जस्ट ह्यूमरस वे में बढ़िया, चाचा हाँ ऐसा। बढ़िया है। कुछ कुणाल आप सलाह देना चाहें बच्चों को? सर मैं 2 सलाह देना चाहूँगा बंदों को कि सबसे पहले तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एसएससी का फील्ड ऐसा है कि आप
आपको हर मोड पे बताया जाएगा कि आपको 2 साल 3 साल लेके आना पड़ेगा। पर अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप जानते हो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, तो आप इसे 1 साल में भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं 1 साल में नहीं निकलेगा, मैंने निकाला है। और ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मैंने अच्छे से एजुकेशन ले रही इस वजह से निकाला है। कोई अगर विलेज लेवल से भी आया है तो वो बंदा भी मेहनत करके निकाला जा सकता है एसएससी। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल लेके आओगे तभी वो करोगे। यूपीएससी इज अ डिफरेंट थिंग, बट एसएससी जैसा पेपर निकाला जा सकता है 1 साल में। आपको मेन चीज ये जो डिसबिलीफ है या थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन वाली चीज, ऐसा नहीं है कि आपको अजनबी से मिलेगी। आपको हो सकता है घर वाले भी कभी ऐसे मजाक में गया, जैसे मेरी मम्मी ने कहा था, मुझे अब तक याद है ये, कि जब 2025 में मैं पहला अटेम्प्ट देने वाला था तो मम्मी ने कहा था कि ये वाला अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे दे, अगले साल अच्छे से तैयारी करियो। तो मनी मन तो ये था कि मैं कर लूंगा, पर उस समय बोल नहीं सकते थे क्योंकि आपने अचीव नहीं करा कुछ अभी। तो मैंने अब जब रिजल्ट आया तो मैंने मेरे को यही कहा था कि हाँ क्या कहते हैं उस समय कि 1 साल में निकाल सकते हैं। तो ये है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप भले ही आपके मम्मी पापा या आपके दोस्त आपका बुरा नहीं चाहते, पर उनका कोई ना कोई सेंटेंस आपको डिमोटिवेट कर सकता है। तो आपको उस समय पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ऊपर रखेगा और आपको तैयारी में आगे बढ़ाएगा। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि आजकल जितना मैंने देखा है लोगों को, लोग मॉक्स को काफी कम समझ रहे हैं एज कम्पेयर टू सिलेबस कंप्लीट करने के कंपैरिजन में। तो लोग चाहते हैं कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सीधे जाके यहाँ पर करके आ जाएंगे, सीधे झंडे गाड़ेंगे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मॉक्स यहाँ पर नहीं प्रिपेयर कर रहे हो या मॉक्स नहीं लगा रहे हो तो आप वहां पर जाके प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर अलग लेवल का होता है। मैं घर में मॉक देता जब मेंस के, तो मेरा बहुत इजीली होता था। मैं ये समझ लो अब इंग्लिश सेक्शन तो मेरा 30 मिनट में हो जाता था, इंग्लिश जीके सब दोनों मिला के। पर वहां पर मेरा लास्ट सेकंड पे इंग्लिश का लास्ट आंसर गया, तो वहां का प्रेशर अलग ही होता है। जैसे मैंने बताया था मैथ्स मेरे हाथ कांप रहे थे उस समय, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाथ कांप रहा है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तो वहां का प्रेशर बहुत ही अलग चीज है। और आप मॉक्स नहीं लगाओगे तो आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। और बहुत बंदे ऐसे हैं, जैसे जब मैं देखता था लोगों को प्री में, तो प्री में ऐसे बहुत बंदे यूट्यूब पे देखे हैं मैंने जो 170 ला रहे थे जब मैं 130 पे था। और जब उनका मेंस का समय आया, तो जब प्री का समय आया तो उनके 125 मार्क्स आए, उनसे कट ऑफ क्लियर नहीं। और उनका जब मैंने एक्सपीरियंस सुना तो वो कहते हैं कि यार हमसे प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया, वहां पर हाथ पांव फूल गए हमारे, हम कर नहीं पाए। मैथ से क्वेश्चन आते थे, हम 25 में से 15 कर पाए। तो ये चीज है। तो आप मॉक्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मॉक्स आपको आपकी तैयारी कैसे भी हो, मतलब अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हो तो मॉक आपकी तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। आपकी रैंक अगर लेट सपोज आप सोच रहे हो कि आपको सिलेक्शन सिर्फ मिलेगा और आप सिर्फ मॉक्स अगर अच्छा कर लो तो आप रैंक 1000 के अंदर भी ला सकते हो, 500 के अंदर भी ला सकते हो। तो अब ये पॉसिबल है अगर आप मॉक्स को अच्छे से कर पाते हो तो ये 2 एडवाइस मेरी रहेगी। बहुत बढ़िया। आपकी तरफ से कुछ फाइनल कंक्लूजन एडवाइस बच्चों तो के? मेरी तो यही है कि सर कि ट्रस्ट द प्रोसेस, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आज आप अगर 110 मार्क्स पे हो तो कल आप 120 पे भी होगे, अगले महीने आप 150 पे भी होगे, और हो सकता है आप AIR भी ले आओ। बस अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो, उसी में फ़ायदा है। चलिए, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने कोशिश की कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरत है, आपको मैथ्स की और बाकी विषयों की भी रणनीति आपको मिल पाए। साथ में जो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद में डिसिप्लिन, ठीक है, और जैसे इन्होंने कहा प्रोडक्टिव आवर्स और काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी हम आपको बता पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी बातें आपको बताई। हम देखते हैं आप लोग कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि यार देखो मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि तुम बस जल्दी से सिलेक्शन ले लो, वहाँ पे जल्दी से कामयाब बन जाओ, अपने लाइफ में झंडे गाड़ो। ठीक है, हमने देखे हैं सफलता के बाद के लोगों की वैल्यू को बढ़ते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू तुम्हें वह भी मिले। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, इनफैक्ट हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं वो आपके भैया लोग भी हैं जो वो यही चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, तो बाकी कैसा लगा पॉडकास्ट वो आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है आपने कुछ सीखा है, 1% भी आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।